स्टूडेंट्स, वेलकम इन एवीएम क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक किया था वो था हमारा मैक्स प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे तो है हमारा टॉपिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम फोटो, ठीक है। हम बचपन से जो है देखते आ रहे हैं कि किसी ग्लास में से जब कोई लाइट गुजरती है तो 7 रंग दिखाई देते हैं, या इंद्रधनुष जब बनता है तो 7 रंग दिखाई देते हैं। तो स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? स्पेक्ट्रम हम डिस्पर्शन को बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम हम रिफ्लेक्शन को बोल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो स्पेक्ट्रम के से रिलेटेड हैं। तो आज हमें ये टॉपिक स्पेक्ट्रम ही पढ़ना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमें बताए। इससे पहले भी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बताया था, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड था। तो अभी उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में अगर हम किसी पर्टिकुलर गैस या पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं तो हम उस स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। एक्चुअल में स्पेक्ट्रम है क्या? इट इज द कलेक्शन ऑफ द डिस्पर्स्ड लाइट। कलेक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। जब किसी मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ किसी प्रिज्म ग्लास स्लैब में से पास करती है तो वो डिस्पर्स होती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। डिस्पर्स होकर वो कुछ रेडिएशन एमिट करती है। अगर वो विजिबल रेंज में है तो वो विजिबल रेंज हमारी कौन है? वो विजिबल रेंज हमारी विबग्योर है, ठीक है। तो विबग्योर के अंदर हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्शन अगर हम स्टडी करते हैं तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है आपने पढ़ा भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमारे फिजिक्स में टॉपिक आता है डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसी भी पार्टिकल की, जिस पार्टिकल की वो वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ की या मोनोक्रोमैटिक की बात हम करें तो उसकी एनर्जी पर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसकी वेवलेंथ पर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम ये बात विबग्योर में बहुत अच्छे से जानते हैं। लोअर द फ्रीक्वेंसी हायर द वेवलेंथ, या लॉन्गर द वेवलेंथ, और शॉर्टर द वेवलेंथ हायर द फ्रीक्वेंसी। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो विबग्योर की रेंज में हम इस बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार से डिवाइड करें। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट फॉर्म में मिलने वाला। अब डिस्क्रीट फॉर्म से मुझे एक याद आया कि कोई चीज क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट होती है, तो उसको हम कैसे जानते हैं? देखिए, कोई गाड़ी रुक रुक के चल रही है, ठीक है, मतलब एक बहुत प्लेन रोड है, बहुत अच्छा रोड है, और आपने एक कैब जो है वो किराए पे की है, तो कैब का तो जो रेट है वो फिक्स है। चाहे आप किसी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप किसी टूटी फूटी सड़क पे ट्रैवल कर रहे हो, तो कैब का रेट तो फिक्स है ना। तो उस रेट में आपको वो टूटे फूटे रोड से भी लेके जाएगी और आपको हाईवे से भी लेके जाएगी। उससे उसके रेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ा तो किस पे? भाई किसी बात पे तो फर्क पड़ेगा ना, कैब के किसी बात पे तो फर्क पड़ेगा उसकी स्पीड पे। टूटा फूटा रास्ता होगा तो वो रुक रुक के चलेगी, हम उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। गड्ढे आ गए, थोड़ा ब्रेक लगाया, फिर चले, फिर ब्रेक लगाया। और एक बहुत ही स्मूथ सरफेस है, उस पर वो पूरी फास्ट चलेगी, फुल स्पीड में चलेगी, तो स्पीड ज्यादा अच्छी होगी। तो स्पीड पर फर्क पड़ा तो हम ऐसे ही हमारी वेवलेंथ्स को, हमारी रेडिएशंस को भी डिस्क्रीट फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल स्पीड में चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, और रुक रुक कर चल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस। हमने हमारे इस स्पेक्ट्रम को 2 भागों में बांटा है, बेस्ड ऑन नेचर एंड बेस्ड ऑन ओरिजिन। उसका नेचर कैसा है? देखिए, नेचर की मैंने भी बात की, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। और बेस्ड ऑन ओरिजिन की अगर हम बात करें तो कहीं से ओरिजिनेट हो रही है कोई रेडिएशन, और ओरिजिनेट होकर कॉम्प्लीमेंट्री डिस्पर्शन कलर्स दे रही है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा काम करता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम करता है, राइट। डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की है, और यह ध्यान रखिएगा ये किसी एटम और मॉलिक्यूल की हो सकती है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ज्यादातर कौन करता है? एटम एंड मॉलिक्यूल। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई गैसेस फॉर्म में, कोई एक्वस फॉर्म में जो होंगे वो सारे क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं, राइट। हम मेनली किन पर टारगेट करते हैं? हम मेनली टारगेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस के और डिसकंटिन्यूअस के लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रम है इसका एक टाइप। लाइन स्पेक्ट्रम क्या देता है? देखिए, नाम बोल रहा है लाइन में चलने वाला। हम आगे चल के इसी चैप्टर में एक बात पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल्स।
एनर्जी लेवल इसी प्रकार से होते हैं ना कि फर्स्ट सबसे कम एनर्जी, फिर उसके बाद बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से एक लाइन के फॉर्म में अगर हमें कोई स्पेक्ट्रा मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा हम ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म से। जब हम सिंगल वेवलेंथ की लाइट को पास करवाते हैं तो वी जस्ट ऑब्जर्व ऑन फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं। नाउ कम टू एमिशन, एमिट करना, एमिशन। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम, एक एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बताती हूँ कि एमिशन क्या है। सपोज मैंने जो है एक स्लिट ली, यहाँ पर मैंने एक 1 मोलैरिटी NaCl एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर पुट किया, यहाँ से कोई सिंगल वेवलेंथ मैंने पास करवाई, सिंगल वेवलेंथ पास होकर प्रिज्म में से निकली, प्रिज्म से निकलकर एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ये मुझे कुछ बैंड्स देती है, कुछ बैंड्स देती है। इन बैंड्स की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है, एमिट किए हैं, मतलब मुझे वही बैंड दिखाई देंगे, मुझे वही लाइट, उसी लाइट की वेवलेंथ दिखाई देगी जो इस मेटल की या इस मॉलिक्यूल की होगी। बाकी सब मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब इसने क्या कर दिया, अपने अंदर से सारी चीजों को एमिट कर दिया। एमिट एक डिस्पर्शन के रूप में मुझे दिखाई दिया, एमिशन मुझे डिस्पर्शन के रूप में दिखाई दिया। पता कैसे चला? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। यहाँ पर कुछ बैंड्स बन जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, फोटोग्राफ, जैसे ग्राफ बन गया, कोई फोटो बन गई, तो ऐसे कुछ बैंड्स बनेंगे जिनकी कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। मैं उस वेवलेंथ को मेजर करके उन कलर्स को किस रेंज में, विब्योर रेंज में, विजिबल रेंज में आसानी से पहचान के बता सकती हूँ। सपोज सोडियम की अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रा देखूं तो सोडियम जो है वो येलो कलर की वेव, येलो कलर, विब्योर में येलो कलर का बैंड शो करता है, येलो कलर का बैंड शो कर रहा है, तो इट मींस द रेंज बिटवीन 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। जो येलो कलर की वेवलेंथ होगी, जो येलो कलर यहाँ पर एमिट हो रहा है, मैं उसी को तो NaCl का एमिशन स्पेक्ट्रा बोलूंगी, राइट। दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड नाउ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्प्शन। यहां से जो चीज निकल गई, जो एमिट हो गई, वो एमिशन, और जो नहीं हो पाई वो एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा डिफरेंट आता है। डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है कि मैंने एक गैस ली, कोई भी गैस, उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर दिया, उसका टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, उसमें से मैंने HNO मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ की गैसेस पास करवाई, ये गैसेस भी स्लिट से निकली, स्लिट से निकलकर मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क बैंड नजर आया, सिर्फ एक ही बैंड नजर आया, बाकी कुछ नजर नहीं आया। मतलब बाकी सब कुछ था, बाकी सब कुछ कलर की फॉर्म में मुझे यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं पर एक ब्लैक कलर का डार्क बैंड दिखा। ये डार्क बैंड बता रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यहां से मिस है। मिसिंग ऑफ वेवलेंथ ही क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। देखो, इसमें सारी वेवलेंथ दिखाई देनी चाहिए थी, इसमें कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ मिस हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिसिंग वेवलेंथ को बोला जा रहा है, और एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो एमिटिंग वेवलेंथ को बोला जा रहा है। किसी पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल के लिए ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा काम करते हैं। थैंक यू। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन, जिसको सबसे छोटा एलिमेंट, छोटा एटम बोला गया है, स्मॉलेस्ट और लाइटर एटम बोला गया है, तो इसके स्पेक्ट्रम से हम बाकी सबको कंपेयर करना चाहते हैं। अगर हम कभी हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो हमें उसका कलर मिलेगा ब्लू लाइट। ब्लू लाइट ऑप्टेन आप समझ सकते हो कि इसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, ब्लू लाइट हमें मिल रही है। तो जब हम उसको बहुत गर्म करते हैं तो हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी, अलग अलग रीजन्स आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया भी रखा है कि हमारे पास यूवी रीजन होता है, कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, यूवी रीजन, IR रीजन, विजिबल रीजन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, दीज आर रीजन्स। इन रीजन्स में हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी, तो वो लाइन हमें बताती है कि अगर हाइड्रोजन को हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन का जो इकलौता इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर स्टेट से, जिसकी एनर्जी बहुत कम है, उस स्टेट से जंप करके कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। इस प्रकार से हमारे पास 6 अलग अलग लाइनें बनती हैं, अलग अलग रीजन्स बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करना शुरू किया
तो लोअर रीजन, लोअर एनर्जी स्टेट को हम हमेशा कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जब तक एनर्जी कम रखता है, सो इट हैव वेरी लेसर एनर्जी एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। क्लियरली। लेकिन जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने हीट किया, और जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इट बिकम्स एक्साइटेड टू जंप इन द नेक्स्ट लेवल। और जैसे ही वो जंप करेगा, हम उस लेवल को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। मे बी वो नेक्स्ट में जाए, मे बी उससे नेक्स्ट में जाए, मे बी उससे नेक्स्ट में जाए, इट डजंट मैटर। वो जिस भी सीरीज में जाएगा, जिस भी रीजन में जाएगा, हमने यहाँ पर उनके कुछ नाम लिखे। हर एक रीजन का, हर एक सीरीज का कुछ नाम है। पहली सीरीज का नाम है लेमन सीरीज, राइट। लेमन सीरीज जो है वो यूवी रेज रीजन से बिलोंग करती है। इसमें जो ग्राउंड स्टेट हमेशा फर्स्ट, यानी कि पहला ही लेवल होता है, फर्स्ट से स्टार्ट होती है। और एक्साइटेड स्टेट कहां तक हो सकती है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड टू इंफिनिटी। वी डोंट नो हाउ द फॉर्म। द सेकेंड सीरीज इज बाल्मर सीरीज। ये विजिबल रीजन की है। विजिबल रीजन के अंदर जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है वो हमेशा सेकेंड लाइन होगी, सेकेंड नॉट फर्स्ट, because as the lines were increasing up, energy also increases। तो सेकेंड लाइन जो है वो हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। और हमारी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होंगी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड टू इंफिनिटी। ऐसे ही पाश्चन में हमारी ग्राउंड स्टेट होगी थर्ड, और हमारी एक्साइटेड स्टेट होंगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ब्रैकेट में हमारी ग्राउंड स्टेट होगी फोर्थ, और हमारी एक्साइटेड स्टेट होंगी 5th, 6th, 7th, 8th एंड सो ऑन। ऐसे ही पफन में हमारी ग्राउंड स्टेट होगी 5th, और हमारी एक्साइटेड स्टेट होंगी 6th, 7th, 8th, 9th एंड सो ऑन। These Paschen, bracket and puffers are belong from the IR region. IR region means infrared region. अब आप कहोगे कि मैम ये पता कैसे चलेगा कि दिस वन इज फ्रॉम यूवी, दिस वन इज फ्रॉम द विजिबल, दिस वन इज फ्रॉम द IR। बेटा इसके लिए एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला बना जिसका नाम रखा गया रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला हेल्प अस टू कैलकुलेट the reasons via wavelength, via frequency, via wave number। ये बातें तो हमें बताई है ना कि भाई किस रीजन में कितनी वेवलेंथ होगी, किस रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ ही लिया। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, ये जो रेडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया है, ये हमें ये बातें बताएगा कि इसकी वेवलेंथ इतनी आई है तो भैया ये इस रीजन से है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो ये इस रीजन से है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज बाल्मर सीरीज में हम काउंटिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेडबर्ग फॉर्मूला, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो अगर उसकी वेवलेंथ सपोज 360, 320 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में आ जाती है, तो मुझे मालूम चल जाएगा ना कि वो विजिबल रीजन से। दैट्स इट। तो रेडबर्ग फॉर्मूला है क्या, जरा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जीज कैलकुलेट करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। लिसन दिस इज न्यू बार। न्यू बार आप समझते हैं, दिस इज वेव नंबर। न्यू बार इज इक्वल टू आर। आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर। n1 मैंने आपको बताया था, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 कौन थी? एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर। z इज द एटॉमिक नंबर। z इज द एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्यों लिया जबकि पता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम चल रहा है? नहीं, जरूरी थोड़ी ना है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। देखिए इधर, अगर मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि अकेला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देगा। हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी तो काम कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन? जैसे हीलियम अपने अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो हम उसका भी तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। सपोज हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो उसके पास भी क्या बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए ना? इसने लॉस किया तो ये क्या बन गया? H पॉजिटिव। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो क्या बन गया? He2 पॉजिटिव। इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो ये क्या बन गया? Li3 पॉजिटिव।
तो इस वक्त ये तीनों एक जैसे हैं, इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, राइट। इस वक्त ये दोनों हाइड्रोजन जैसे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो इसलिए किसकी जरूरत रहेगी, हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत रहेगी। तो एटॉमिक नंबर से हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारी हेल्प करेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने में। अभी एक बार और देखते हैं कि रेबर्ग कांस्टेंट हाइड्रोजन लाइक एटम्स में कितनी वैल्यू लिए होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज 109, ये भैया ये 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू है। दिस इज ऑलमोस्टली फिक्स वैल्यू, ये चेंज नहीं होती क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। एंड द N1 इज ग्राउंड स्टेट, N2 इज एक्साइटेड स्टेट, यू नो वेरी वेल। सो आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से आ रहा है, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।